डोनबास में जनमत संग्रह रूस की ओर से कराया जा सकता है, जिसके लिए वहां पर उसकी ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खेरसोन में भी उसकी ओर से जनमत संग्रह हो सकता है और जापोरिजिया में भी ये जनमत संग्रह रूस करा सकता है। 23 से 27 सितंबर तक जनमत संग्रह कराया जा सकता है, जिसके लिए वहां पर रूस की ओर से कई अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। यानी कि जनमत संग्रह कराने की तैयारी है रूस की। और डोनबास का वो क्षेत्र है जापोरिजिया और खेरसोन के इलाके में भी उसकी ओर से जनमत संग्रह कराया जा सकता है, जिसके बाद वहां की जनता ही फैसला करेगी कि आखिर वो रूस के साथ रहना चाहती है या फिर यूक्रेन के साथ। ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं, आपको बता दें, जहां पर भीषण युद्ध वहां पर रह रहे नागरिकों ने देखा था, जिसके बाद अब जनमत संग्रह पर बात आकर अटक गई है। चीन के रक्षा मंत्री और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा के बीच हुई एक मुलाकात के बाद कयास लगाए जाने लगे कि पाकिस्तान में फिर तख्तापलट हो सकता है। एक रोज पहले ही बाजवा ने चीन के दौरे पर वहां के रक्षा मंत्री के साथ बैठक की थी, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। पाकिस्तान के भीतर ही ये सवाल तैरने लगे कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ चीन भी पाकिस्तान में तख्तापलट चाहता है, और क्या इसीलिए बाजवा ने चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, क्योंकि हाल के दिनों में बाजवा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सेना प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल नवंबर में ही खत्म हो रहा है। इसके बावजूद हर अहम मौके पर शहबाज शरीफ की जगह वो ही नजर आते हैं। पाकिस्तान की बदहाली दूर करने के लिए अमेरिका से फंड के लिए गुहार भी बाजवा ने ही लगाई थी। यानी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा ही इन दिनों वहां की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। उनकी बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाजवा को कोसने वाले इमरान खान भी सत्ता के लिए उन्हीं की शरण में पहुंचे थे। और कुछ दिनों पहले ही उनकी पार्टी के एक नेता ने दावा किया था कि इमरान और बाजवा के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। तब कहा गया था कि इमरान खान ने फिर से पाकिस्तान की कुर्सी पाने के लिए बाजवा की मदद मांगी, उन्हें अपने पाले में लाने के लिए उनसे मुलाकात की थी, क्योंकि इससे पहले बाजवा की तारीफ करते हुए इमरान खान ने उनका कार्यकाल बढ़ाने की वकालत भी की थी। साथ ही इमरान ने आरोप लगाया था कि शहबाज शरीफ ने नए सेना प्रमुख के लिए अपने करीबियों के नाम आगे किए हैं, जिसके बाद वहां नए सेना प्रमुख के नाम पर विवाद छिड़ गया। कहा जाता है कि इसके बाद बाजवा का रुख भी इमरान को लेकर नर्म हो गया, और माना जाता है कि बाजवा भी सेना प्रमुख के तौर पर कुछ और दिन रहना चाहते हैं। वहां कहा जाता है कि इसीलिए उन्होंने अपने विरोधी इमरान खान के साथ मीटिंग के लिए हामी भरी थी। और दोनों के बीच हुई इसी सीक्रेट मीटिंग के बाद ही पाकिस्तान में तख्तापलट की चर्चा तेज हो गई, जिसे और हवा तब मिली जब बाजवा ने चीन के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। कहा जाता है कि इस मुलाकात में चीन के रक्षा मंत्री ने बाजवा की जमकर तारीफ की। माना तो यह भी जाता है कि चीन पहले से ही बाजवा को पसंद करता है। यानी इन दिनों पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा इमरान और चीन दोनों की आंखों का तारा बने हुए हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान में इस तरह की चर्चा जोरों पर है कि बाजवा चीन और इमरान खान की मदद से तख्तापलट कर देंगे। हालांकि ये वही बाजवा हैं जिन्हें इमरान खान की सरकार गिराने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। यानी अपने फायदे के लिए ये शहबाज सरकार के साथ भी वैसा ही कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने मुंबई के नगर निगम बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही उनके जुहू वाले बंगले में किए गए अवैध निर्माण को 2 हफ्तों के भीतर तोड़ने का आदेश दिया। इसके अलावा अदालत ने राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। नारायण राणे के वकील ने टाइम मांगा कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकूं, तो अदालत ने उस रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में आयोजित राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर हिस्सा लेने पहुंचे। कि अगर हम सही काम करते, जनहित में करते, तो लोगों का साथ मिलता है, डरने की जरूरत नहीं चाहिए। कर्नाटक के शिवमोगा में पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने का शक जताया गया। और बड़ी खबर आ रही है पुणे से। खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है पीएफआई को लेकर। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पुणे और इसके आसपास के इलाकों में अपने पांव पसारने की फिराक में है, जिसके लिए वहां पर इस संगठन के कई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं। जबकि इसके राजनीतिक संगठन एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पुणे के पास औरंगाबाद और जालना में गुपचुप तरीके से अपना सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियां इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं और संदिग्ध बताते हुए
अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग एजेंसियों की बैठक में ये जानकारी साझा की गई है। देश में हुई कई घटनाओं में पीएफआई शक के घेरे में है और इस पर विदेशों से फंड जुटाने का आरोप भी है। तो पीएफआई पर खुफिया विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। पुणे में पीएफआई के नेटवर्क को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में औरंगाबाद, जालना और तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार ये नेटवर्क और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश पीएफआई की है। आपको बता दें कि कई सारे पीएफआई पर इससे पहले शक के घेरे में वो इसलिए था क्योंकि कई देश में हो रही गतिविधियों में उसका नाम सामने आ चुका है और साथ साथ विदेशों से फंड जुटाने का भी आरोप उस पर है। और इसी के साथ अमरावती से अब खबर आ रही है। अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों से एनआईए की पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि इस हत्याकांड में तबलीगी जमात और जमीयत उलेमाए हिंद की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। उमेश कोल्हे हत्याकांड जो कि काफी चर्चा का विषय उस वक्त बना था और अब एनआईए जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक पूछताछ कर रही है और पूछताछ में अब कई नए खुलासे भी हो रहे हैं, कई नए नाम सामने आ रहे हैं। इस हत्याकांड से जुड़े आपको बता दें तबलीगी जमात और जमीयत उलेमाए हिंद की संदिग्ध भूमिका भी अब सामने आई है। खुफिया विभाग से नफरत की साजिश को लेकर जो पर्दाफाश किया उसमें एनआईए का इनपुट शामिल है। एनआईए ने अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड की जांच की थी जिसमें आरोपियों से पूछताछ में पीएफआई के अलावा तबलीगी जमात और जमीयत उलेमाए हिंद की भूमिका सामने आई। ये दोनों संस्थाएं भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे, जिसके बाद दोनों संस्थाएं एनआईए की रडार पर आ गए। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक टीम बुलडोजर लेकर लखनऊ के हुसैनगंज पहुंची, जहां अतीक अहमद के करीबी बताए जाने वाले मोहम्मद मुस्लिम नाम के एक बिल्डर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि मोहम्मद मुस्लिम ने जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनवाया वहां खाली जगह पर बिना इजाजत एक बड़ा ऑफिस भी बनवा लिया। इसकी शिकायत मिलने पर एलडीए की एक टीम भारी सुरक्षा बल के साथ वहां पहुंची। बुलडोजर को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास देखते ही वहां भीड़ जुट गई। इस बीच बुलडोजर ने वहां बने अवैध निर्माण को गिराने का काम जारी रखा। एलडीए का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है, अवैध प्रॉपर्टियों पर कार्रवाई कर रहा है। कुछ ही घंटों में वहां अवैध तरीके से बनाए गए ऑफिस को बुलडोजर ने धराशायी कर दिया। अतीक अहमद या फिर उनके करीबियों पर यह इस महीने की गई दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले लखनऊ के ही मणियाव इलाके में बना अतीक अहमद का एक बंगला कुर्क किया गया था। वो बंगला उनकी पत्नी के नाम पर था, जबकि प्रयागराज में भी उनकी 8 करोड़ रुपए कीमत की संपत्तियों को जब्त किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का उनके ही मुल्क में खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यह तक कह दिया कि पुतिन से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ के पैर कांप रहे थे और आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ की वजह से पूरे पाकिस्तान की फजीहत हुई। जब से पाकिस्तान में सत्ता का बदलाव हुआ है, यह पहला मौका था जब शहबाज किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखे हों। समरकंद में उनके दौरे का पहले भी खूब मजाक उड़ाया गया था, लेकिन इमरान खान ने तो उनके आत्मविश्वास पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इमरान खान ने एक रैली में कहा कि शहबाज शरीफ को व्लादिमीर पुतिन से डर लगता है। इतना घबराया हुआ था, इतना खौफजदा था कि उसका शुक्रिया अदा भी पढ़ के करना पड़ा कि गलती ना हो जाए। इमरान खान के मुताबिक एससीओ के दौरान पुतिन के साथ हुई मुलाकात में शहबाज शरीफ के पैर कांप रहे थे। पुतिन से हुई जिस मुलाकात पर उनकी टांग इमरान खान ने खींची, उसका वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है। और यह वो वक्त है जब इमरान खान पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में घूमकर शहबाज शरीफ को घेरने में लगे हैं। इमरान आरोप लगा रहे हैं कि दुनिया के बड़े नेताओं के सामने पहुंचते ही शहबाज शरीफ घबराने लगते हैं, जिसके लिए शहबाज अपने ही देश में घिर गए। पुतिन से हुई मुलाकात के दौरान शहबाज अपना ईयरफोन कान में लगाना ही भूल गए थे। ईयरफोन की जरूरत इसलिए थी ताकि रूसी भाषा में कही पुतिन की बातों का ट्रांसलेशन शहबाज सुन पाए, लेकिन उनका ईयरफोन बार बार कान से फिसलता रहा। कई बार जब ईयरफोन फिसला तब जाकर एक अधिकारी ने शहबाज की ईयरफोन लगाने में मदद की। इमरान अब इस वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर अपनी रैलियों में वहां की पब्लिक को दिखा रहे हैं। विदेशी चैनलों की खबरों के टुकड़े भी दिखा रहे हैं, जिसमें वो शहबाज का मजाक उड़ा रहे हैं और रैलियों में ये वीडियो देखकर वहां के लोग भी ठहाके लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इमरान के समर्थकों ने उस वक्त भी शहबाज को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहबाज की तस्वीरों की तुलना इमरान की तस्वीरों से की जाने लगी थी। यूक्रेन में जिस दिन रूस की फौज दाखिल हुई थी, उसी दिन मॉस्को जाकर इमरान खान ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, लेकिन समरकंद में शहबाज की तस्वीरों ने इमरान को आक्रामक होने का नया मौका दे दिया। और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें जालंधर में एक निजी यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है।
बड़ी खबर ये सीधे जालंधर से जो निकलकर सामने आ रही है, खुदकुशी का ये मामला है जहां पर जालंधर की एक निजी यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है। फिलहाल पुलिस लगातार मामले की जांच वहां पर कर रही है, जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन भी तेज होता हुआ वहां दिख रहा है। छात्र के कमरे की लगातार जांच की जा रही है। जालंधर में छात्र ने खुदकुशी की है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच गई है। हालांकि छात्र की इस खुदकुशी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी होता हुआ दिख रहा है। छात्र के कमरे से बाकायदा एक सुसाइड नोट भी बरामद यहां पर किया गया है, जिसके आधार पर अब और ज्यादा जांच यहां पर लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। राजौरी जिले के नौशेरा इलाके में एलओसी के पास कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बल ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना ने जम्मू कश्मीर में नई सैन्य वर्दी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दुकानदारों और दर्जियों को जागरूक करना शुरू कर दिया। जम्मू में भी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि अगर कोई ऐसी वर्दी सिलवाने या खरीदने आए तो पुलिस को इसकी जानकारी दी जाए। भारतीय सेना की नई यूनिफॉर्म अब बाजारों में नहीं मिलेगी। यहाँ सेना एक तरफ इसका पेटेंट करवा रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में अब ये यूनिफॉर्म आतंकी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी ने श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग समेत कई जगहों पर छापेमारी की। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है। पाकिस्तान की फौज की मदद से आतंकियों ने सरहद के बिल्कुल पास कैंप तैयार कर लिए हैं और खबर है कि उन कैंपों में करीब 250 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पहले भी सरहद के पास इस तरह के लॉन्चिंग पैड बनाती रही हैं, लेकिन उड़ी हमले के बाद जब भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो सब कुछ बदल गया था। जब आतंकियों के लॉन्चिंग पैड भारत ने तबाह किए तो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके बाद आतंकियों के ठिकानों को सरहद से करीब 8 से 10 किलोमीटर पीछे खिसकाया गया था, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही पाकिस्तान की याददाश्त धुंधली होने लगी है। पाकिस्तान भूल गया है कि कैसे हिंदुस्तानी फौज ने घर में घुसकर उसके पालतू आतंकियों का अंत किया था। इसीलिए खबर है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने आतंकियों की टोली को सरहद के करीब पहुंचा दिया है। वहां पहले की तरह आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही है और पहले की तरह आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की फौज कड़ी ठंड और बर्फबारी का इंतजार कर रही है, जिसका फायदा उठाकर आतंकियों को भारत भेजा जा सके, जो बहुत कुछ वैसा ही है जैसा पाकिस्तान पहले भी करता रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि इस बार भारत पहले से ज्यादा होशियार है। पाकिस्तान की किसी भी शरारत से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है। अभी से एलओसी के पास सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी में जुट गए हैं। सरहद के पास कहीं मैदानी रास्ते हैं, कहीं पहाड़ी रास्ते, तो कहीं ऊंची झाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है। लेकिन हर चुनौती का सामना करते हुए जवान पेट्रोलिंग में लगे हैं। हम इस समय एलओसी के बिल्कुल पास हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना की टीम जो है वो पेट्रोलिंग पर है। सुरक्षा बल की तैयारी उन सभी रास्तों को ब्लॉक करने की है जहां से आतंकियों की घुसपैठ पहले भी होती रही है। लेकिन इस बार अगर इन रास्तों से आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश भी की तो वो अपनी मौत को न्योता देंगे। सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही हैं घुसपैठ की, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए भारतीय सेना इस समय हाई अलर्ट पे है। माना जा रहा है कि सीमा पर ऐसे 5 सेक्टर हैं जहां पाकिस्तान आतंकियों की पाठशाला लगा रहा है, लेकिन भारतीय फौज के जवान 24 घंटे सरहद पर निगरानी में लगे हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जान से मारने की धमकी भरा खत मिलने का आरोप लगाया। आज इस पत्र को मैंने पटना की सीनियर एसपी को व्हाट्सएप कर दिया, उनसे फोन पर भी बातचीत हुई है और मैंने कहा कि इस पूरे मामले की और तहकीकात की जाए। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में ईडी ने 14,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का नाम भी शामिल है। और दिल्ली के सीमापुरी में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे लोगों को रौंद दिया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि एक के घायल होने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली के सीमापुरी में। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे कई लोगों को रौंद दिया और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक के घायल होने की खबर सामने आ रही है।
तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल है, जिसको तुरंत अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो पुलिस मामले की फिलहाल जांच भी कर रही है कि आखिर ये ट्रक ड्राइवर कौन था और किसकी लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। सीमापुरी इलाके में ट्रक ने यहाँ पर रौंदा है कुछ लोगों को, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मौत की खबर है और साथ ही साथ एक के घायल होने की खबर है। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां पर एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया और बताया गया कि इस फैक्ट्री को अवैध रूप से एक मकान में चलाया जा रहा था, जिसमें आग लगने से एक शख्स की जान गंवाने की भी खबर है। क्योंकि इस फैक्ट्री में लगी आग तेजी से फैलती चली गई, जिसकी वजह अंदर बड़ी मात्रा में मौजूद तारपीन का तेल बताया गया। फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई साफ दिखाई दी, जिन्हें देखकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री इस कदर आग उगल रही थी कि लोग लपटों का इतना विकराल रूप देखकर घबरा गए। उन्होंने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद घटना की जगह पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इसमें कुछ ड्रम हैं जिनकी लपट से इतनी तेज आ रही है। फैक्ट्री में आग देर रात लगी, जिसे काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया जा सका। और उधर ब्राजील में एक इमारत का हिस्सा ढहने से 9 की मौत हो गई है। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां पर एक राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था। तभी इमारत का एक हिस्सा आकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में ब्राजील के 2 नेता समेत वहां मौजूद कुछ दूसरे लोग भी आ गए। इस हादसे के फौरन बाद वहां फायर विभाग के कर्मचारी और राहत बचाव की टीम पहुंच गई। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे में दोनों नेताओं को चोटें आईं, जिन्हें वहां के अस्पताल में ले जाया गया। सामने आई तस्वीरों में राहत बचाव का काम जारी दिखा। फायर विभाग के कर्मचारी इमारत के मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने में जुटे नजर आए। बंगाल में बीजेपी ने फिर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। झारखंड कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की और इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पास कर दिया। सभी ने एक संकल्प लिया और एक प्रस्ताव पारित किया कि आदरणीय राहुल गांधी जी को एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। बताया गया कि इनमें एक बदमाश पठानकोट में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या में भी शामिल था, जिसकी पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक भैंस की मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर हो गई। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल की भैंस से जोरदार भिड़ंत होती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक महिला अपनी भैंस लेकर सड़क से गुजरती नजर आई। इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल भी आती दिखी, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी आवाज सुनकर भैंस घबरा गई और वो जैसे ही अपनी दाईं ओर मुड़ी, सामने से आ रही उस मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद उस पर सवार आदमी उछलकर काफी दूर जा गिरा, जबकि मोटरसाइकिल सड़क के किनारे जा पहुंची। इस बीच वो महिला उस आदमी की मदद के लिए उसके पास दौड़कर पहुंची। इसके बाद वहां देखते ही देखते भीड़ जुट गई। बाद में उस आदमी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। और मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान फिर गिर गया है। मसूद अजहर को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान पर पलटवार किया। तालिबान अधिकारी मुबीन खान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर हमला करते हुए कहा कि क्या बिलावल भुट्टो भूगोल जानता है? क्या इस्लामाबाद पंजाब और कराची अफगानिस्तान का हिस्सा है? इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने मसूद अजहर को लेकर कहा था कि वो भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को कमजोर करने के लिए अफगानिस्तान में है। असल में मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। वो कंदहार विमान हाईजैक और पुलवामा हमले समेत भारत में हुई कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। इसी वजह से पाकिस्तान पर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भारी दबाव है। माना जा रहा है कि इसी से पल्ला झाड़ने के लिए उसने मसूद अजहर का ठिकाना पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान बता दिया। श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स शुरू हो गया। कश्मीर में 32 साल बाद सिनेमा का दौर लौट आया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। सिनेमा हमारे विचारों को, हमारी आइडियाज को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। गुजरात के नवसारी में वन विभाग ने तेंदुए की खाल और दांत के साथ कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए, जिनके तहत गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एक पत्रकार को सिर तन से जुदा करने की धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता एयरपोर्ट पर सिंगापुर से लौटे एक यात्री के पास से 1 किलो से ज्यादा का सोना बरामद हुआ। दहशत फैलाती नजर आई और उसके मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चरों की दहाड़ ने तो धरती की कंपकपी ही छुड़ा दी। लेकिन ये तो सिर्फ पूर्वी यूक्रेन की बात है। रूस ने दावा किया कि उसने दक्षिण में भी यूक्रेन की 3 बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया और उसकी वायुसेना के Su-25 हवाई जहाज को मार गिराया। यानी बात बिल्कुल साफ है, रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को इतनी आसानी से अपनी मुट्ठी से नहीं निकलने देगा, क्योंकि यही वो 2 इलाके हैं जहां रूस की सेना जंग के पहले दिन से ही यूक्रेन पर हावी रही है। जैसे जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे ये मुकाबला भी दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 2 चेहरे अध्यक्ष पद की लड़ाई के लिए सामने आ चुके हैं। हालांकि दूसरी तरफ राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन करने का फैसला किया है। खबर है कि विधायक दल की बैठक में उन्होंने इसके संकेत दिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं आखिरी बार राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री जी खुद सीनियर लीडर है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या होगा, ये सब बात अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस आलाकमान आपस में बैठकर तय करेगा। लेकिन अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। शशि थरूर पहले ही नामांकन करने की मंशा जाहिर कर चुके हैं, तो अब अशोक गहलोत की भी उम्मीदवारी लगभग तय हो गई है। राजस्थान के नागौर में गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की हत्या का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कनेक्शन सामने आया है। संदीप की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के दुश्मन बम्बिहा गैंग ने ली है। उसी बम्बिहा गैंग ने जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस और उसके करीबियों से बदला लेने का ऐलान किया था। और अब 1 रोज पहले ही नागौर में संदीप बिश्नोई की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी ली। अपनी पोस्ट में बम्बिहा गैंग ने लिखा कि संदीप बिश्नोई की तरह ही सबका हिसाब किया जाएगा। बम्बिहा गैंग की इस धमकी को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के लिए सीधी चुनौती की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ही बम्बिहा गैंग ने यह ऐलान कर दिया था कि वो उस हत्याकांड में शामिल लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया से बदला जरूर लेगा। और बताया गया कि जिस संदीप बिश्नोई को नागौर कोर्ट के बाहर गोलियों से भून दिया गया, वो भी लॉरेंस गैंग का करीबी था और इसीलिए वो बम्बिहा गैंग का निशाना बन गया। नागौर कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकले संदीप बिश्नोई की बदमाशों ने सरेआम गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी, जिसका एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो भी सामने आया था, जिसमें संदीप बिश्नोई सड़क के किनारे से अपने साथियों के साथ गुजरता दिखाई दिया। लेकिन तभी पीछे की तरफ से भागकर आए 3 बदमाशों में एक ने संदीप बिश्नोई के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद दूसरे बदमाश ने भी उसके ऊपर ताबड़तोड़ कई गोलियां बरसा दी। गोलियां चलते ही संदीप के साथ चल रहे लोग भी वहां से जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, जबकि संदीप को गोली मारने वाले बदमाश भी वहां से भागते नजर आए और कोर्ट से कुछ ही दूरी पर इंतजार कर रहे अपने साथियों के पास पहुंच गए। इसके बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। इस बीच घायल संदीप बिश्नोई को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई और इसके कुछ घंटे बाद ही ये बात सामने आई कि संदीप बिश्नोई की हत्या सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का बदला लेने के लिए की गई और इसका दावा खुद बम्बिहा गैंग ने किया। इसके साथ ही उसने ये धमकी भी दे दी कि लॉरेंस, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया का भी हाल संदीप जैसा ही होगा। गोल्डी बराड़ तो कनाडा में छिपकर बैठा है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें आई थी कि बम्बिहा गैंग पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की हत्या करवा सकता है, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने दोनों की सुरक्षा सख्त कर दी थी। इसके साथ ही ये आशंका भी जताई गई थी कि पंजाब में एक बड़ी गैंग वॉर हो सकती है, क्योंकि पिछले महीने ही फिलीपींस में बम्बिहा गैंग के खास गुर्गे मनिंदर मनीला की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि मूसेवाला की हत्या से बौखलाया बम्बिहा गैंग अपने एक और साथी की हत्या का बदला जल्द ही लेगा और इसके लिए बम्बिहा गैंग ने पंजाब की जगह राजस्थान के एक गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को चुना, जो लॉरेंस गैंग का करीबी बताया जाता था। यानी बम्बिहा गैंग ने सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई को बड़ी चोट दी। हालांकि गोल्डी बराड़ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बम्बिहा गैंग के दावे को नकार दिया। गोल्डी बराड़ ने दावा किया कि संदीप की हत्या आपसी झगड़े की वजह से हुई,
लेकिन माना जा रहा है कि गोल्डी बराड़ ने ऐसा अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए किया, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस भी जल्द ही बम्बिहा गैंग पर पलटवार की तैयारी में जुटे हैं। कहा जाता है कि बम्बिहा गैंग से बदला लेने के लिए ही उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया था और अब वो दोनों एक बार फिर बम्बिहा गैंग के गुर्गों या फिर उससे जुड़े किसी बड़े चेहरे को निशाना बना सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में दोनों गैंग के बीच खूनी वॉर छिड़ सकती है और इसी आशंका ने पंजाब पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। पंजाब के मोहाली के खरड़ में CIA दफ्तर की सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई, क्योंकि यहीं पर मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है। और जैसे ही राजस्थान के नागौर में संदीप बिश्नोई की हत्या की खबर पंजाब के मोहाली तक पहुंची, वहां सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हो गईं। किसी बड़ी गैंग वॉर से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गईं। इसके साथ ही उस जगह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई जहां लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए रखा गया है। मोहाली के खरड़ में CIA दफ्तर के बाहर कमांडो तैनात कर दिए गए। किसी को भी इस दफ्तर के आसपास भटकने तक की इजाजत नहीं है। जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि गैंगस्टर गैंग वॉर को अंजाम दे सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर ये भारी सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाई देगी। बताया गया कि इसके साथ ही जग्गू भगवानपुरिया समेत मूसेवाला हत्याकांड में शामिल दूसरे शूटरों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। इधर अभिनेता अरमान कोहली को अदालत से राहत मिल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में करीब 1 साल से जेल में बंद अभिनेता अरमान कोहली को जमानत दे दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी अस्पताल की एक डॉक्टर पर आरोप लगा कि AC खराब होने पर उन्होंने मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया। AC न होने पर भी काम करना चाहिए, उनसे फिर हम लोग बात करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी में तेंदुओं की दहशत से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। तेंदुए रात में जंगल से सटे इलाकों में घुसकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसीलिए लोग घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो तेंदुए का शिकार न हो जाएं। तेंदुए वहां किस तरह बेखौफ हैं, इसका अंदाजा कोटद्वार के एक इलाके से सामने आए वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। वहां एक तेंदुआ ऊंची दीवार पर चढ़कर घूमता दिखाई दिया। तेंदुआ पहले तो काफी देर तक दीवार पर दौड़ता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वो सड़क पर उतरकर जंगल में भाग गया। तेंदुए के इस तरह सड़क पर घूमने का वीडियो सामने आने के बाद लोग और ज्यादा खौफ में आ गए। बहुत खतरा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जुटी हुई है, लेकिन एक से ज्यादा तेंदुओं के होने से उन्हें भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। हालांकि उन्होंने किसी तरह एक तेंदुए को जाल बिछाकर पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए। जानकारी के मुताबिक पिछले 3 महीनों में तेंदुओं ने 12 लोगों पर हमला किया, जिनमें 3 की मौत हो गई। और उस बीच थोड़ी देर की बारिश में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का हाल बेहाल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी अलीगढ़ के लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि शहर के ज्यादातर इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। लोगों के लिए घर से बाहर निकलकर काम पर जाना बड़ी चुनौती बन गया। इन हालात में जो लोग घर से बाहर निकले, उनमें कुछ की गाड़ियां और 2 व्हीलर पानी के कारण बीच रास्ते में खराब हो गए, जिसके बाद वो उन्हें धक्का मारते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते दिखे। वहाँ गाड़ियों के पहियों तक सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। सड़कें सैलाब में तब्दील दिखी। ऐसे में लोगों का गुस्सा अलीगढ़ नगर निगम पर फूटा। छोटी गलियों में, रोड पर, हर जगह पानी, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। वहाँ के एक थाने के सामने भी इतना पानी भर गया कि पुलिस वाले जूते हाथ में उठाकर पानी से बचते बचते अंदर तक जाते दिखे। शहर का हाल थोड़ी देर की बारिश में बेहाल होने के बाद अलीगढ़ नगर निगम सोते से जाग उठा। आज के दिन तो यही जल भराव से किस तरीके से जल्दी निजात दिलाई जाए लोगों को। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर भरे पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिससे केवल अलीगढ़ के लोगों को ही नहीं बल्कि राज्य के कुछ दूसरे शहरों के लोगों को भी जूझना पड़ा है। फिरोजाबाद से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 1 घंटे की तेज बारिश के बाद सड़कें पानी में गायब दिखी। शहर की सड़कों पर पानी ने कब्जा जमा लिया, जिसके कारण घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ छात्राएं घुटनों तक भरे पानी के बीच से गुजरती दिखी। इसी तरह वाराणसी में पानी बरसने से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसे में प्रशासन ने नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद कई नावें नदी किनारे खड़ी हुई दिखाई दी। स्कूल तोड़ने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान शुरू हो गया। दिल्ली बीजेपी ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान पर चांदनी चौक इलाके में एक स्कूल की इमारत को तोड़ने और वहां दुकानें बनवाने का आरोप लगाया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के लगाए आरोपों को खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी सत्ता से पहले आने से पहले उनका चरित्र कुछ और था, सत्ता में आने के बाद उनका चाल चरित्र चेहरा बदल गया। अरे कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार करो ना, अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो?
यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गो तस्करी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोली लगने से घायल हुए एक बदमाश को पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें केदारनाथ में खराब मौसम के बावजूद एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता दिखा। और उधर यूपी के अलीगढ़ में एक मगरमच्छ प्राइमरी स्कूल में घुस गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू किया है और उसे नदी में छोड़ दिया। जैसे ही मगरमच्छ स्कूल में पहुंचा, वहां हड़कंप मच गया। कुछ लोग लाठियों से मगरमच्छ को मारते नजर आए, तो वहीं एक आदमी ने मगरमच्छ की पूंछ पकड़ ली और उसे खींचकर दूसरी तरफ ले गया। इस दौरान कुछ लोग मगरमच्छ पर डंडे बरसाते रहे और फिर मगरमच्छ को स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। ग्रामीणों की मदद से उसको वहाँ पर रेस्क्यू करा गया एनिमल को, और उसको सुरक्षित जो है वहाँ पर फिर उसके जो प्राकृतिक आवास है उसके अंदर उसको रिलीज कर दिया गया। वहीं बताया गया कि इस गांव के तालाब में एक और मगरमच्छ है, जिसकी जानकारी प्रशासन को दे दी गई है और जल्द ही उसके रेस्क्यू की कवायद शुरू की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को विमान से उतारे जाने के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका बचाव किया। एक दिन पहले अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने उन मीडिया रिपोर्ट पर पार्टी से सफाई मांगी थी जिनमें भगवंत मान को जर्मनी में विमान से उतारे जाने की बात कही गई थी और आरोप लगाया गया था कि शराब के नशे में धुत होने की वजह से उन पर यह कार्रवाई की गई थी। सुखबीर बादल ने इस मामले पर पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए थे और सच्चाई सामने लाने के लिए केंद्र से दखल देने की मांग की थी, जिस पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने आरोपों को झूठा करार दिया। कानून में कुछ कमी दिखाई नहीं देती तो कीचड़ फेंकते हैं कि मान साहब ने सब झूठ है, सब बकवास है। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में जांच के संकेत दिए। I will certainly, based on the request that has been sent to me, I will certainly look into it. इससे पहले पूरे विवाद पर जर्मनी की लुफ्तांजा एयरलाइंस ने भी उस विमान के देरी से उड़ान भरने की बात मानी जिसमें भगवंत मान को भारत लौटना था, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन की दलील देते हुए उसने ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। बंगाल में बीजेपी ने फिर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। झारखंड कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की और इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पास कर दिया। सभी ने एक संकल्प लिया और एक प्रस्ताव पारित किया कि आदरणीय राहुल गांधी जी को एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। बताया गया कि इनमें एक बदमाश पठानकोट में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या में भी शामिल था, जिसकी पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में एक मकान की छत पर लापता बच्चे का शव मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि जिस मकान में बच्चे का शव मिला उसी में रहने वालों ने उसकी हत्या की, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग घर का दरवाजा तोड़ने के लिए उस पर डंडों की बरसात करते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग पत्थरबाजी करते नजर आए। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और घर के अंदर घुस गई और वहां रखी सभी चीजें निकालकर बाहर फेंकने लगी, जबकि कुछ लोग सड़क पर बिखरे सामान पर लाठियां बरसाते दिखे और इसके बाद उन्होंने उसमें आग लगा दी। इसके साथ ही गुस्साई भीड़ ने मकान को भी आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से वहां ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। सितंबर का महीना आधा खत्म हो चुका है और अब मौसम बदलने का दौर भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसी बीच उत्तराखंड के केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम के आसपास के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए नजर आए। इलाके में बर्फबारी की वजह से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं कोहरे ने भी ठिठुरन बढ़ा दी। लेकिन इस बर्फबारी और कोहरे के बीच भी बाबा के भक्तों का उत्साह कम नहीं था। लोग लाइन में लगकर मंदिर में जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए, तो कुछ मौसम में आए इस बदलाव का लुत्फ उठाते हुए दिखे। वहीं बाबा केदार का दर्शन करने पहुंचे कुछ श्रद्धालु मौसम के बदले नजारे को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते दिखाई दिए।
उधर केरल के तिरुवनंतपुरम में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को बुजुर्ग आदमी के साथ बदसलूकी करना महंगा पड़ गया। बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। तिरुवनंतपुरम के कट्टकाड़ा बस स्टेशन पर ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने एक आदमी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उसकी बेटी भी वहां पर मौजूद थी। वो अपने पिता को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसके सामने ही उसके पिता के साथ मारपीट करते रहे। बताया गया कि वो आदमी बेटी की यात्रा कंसेशन कार्ड के रिन्यूअल में देरी हो जाने पर पूछताछ करने के लिए गया हुआ था। इसी बीच काउंटर पर मौजूद एक कर्मचारी ने कोर्स सर्टिफिकेट की मांग की, जिसके बाद वो अगले दिन कोर्स सर्टिफिकेट लाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वहाँ मौजूद कर्मचारी भड़क गए और मारपीट करने लगे। गुजरात में जेपी नड्डा ने रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोरबी में रोड शो किया। यूपी के लखीमपुर में एक बाघ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिसके बाद वहां के लोग दहशत में आ गए। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने के बाद देश लौटे पहलवान बजरंग पुनिया का दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। और जबलपुर में पेट्रोल भरवाने पर ऐसा विवाद हुआ कि हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पेट्रोल भरवाने को लेकर पेट्रोल पंप पर हंगामा। एक लड़के पर 2 लड़कियों के साथ मारपीट का आरोप। जबलपुर में कहासुनी उस वक्त हाथापाई में तब्दील हो गई जब एक लड़का पहले पेट्रोल भरवाने की कोशिश करने लगा। वहां मौजूद लड़कियों ने उस आरोपी लड़के से लाइन में पेट्रोल भरवाने की गुजारिश की, लेकिन वो लड़का नहीं माना। वो लड़का गाली गलौज पर उतर आया, लड़कियों के साथ मारपीट करने लगा और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दोनों लड़कियों ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हो चुकी है और मामले की जांच तेजी से चल रही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने मुंबई के नगर निगम बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही उनके जुहू वाले बंगले में किए गए अवैध निर्माण को 2 हफ्तों के भीतर तोड़ने का आदेश दिया। इसके अलावा अदालत ने राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। नारायण राणे के वकील ने टाइम मांगा कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकूं, तो अदालत ने उस रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में आयोजित राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर हिस्सा लेने पहुंचे। कि अगर हम सही काम करते, जनहित में करते, तो लोगों का साथ मिलता है, डरने की जरूरत नहीं चाहिए। कर्नाटक के शिवमोगा में पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने का शक जताया गया। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई है। हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हिजाब के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार वहां पर जारी है और कल भी हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी ईरान में किस तरीके से प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। एक बार फिर से आप देखिए, जो महिलाएं हैं वो हिजाब के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन करती हुई दिख रही हैं। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत भी हुई है। हिजाब के खिलाफ जमकर वहां की महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करती हुई, कोई हिजाब को जलाकर प्रदर्शन कर रही है तो कुछ ने बाल काटकर भी इसका विरोध दर्ज किया है। हिजाब को लेकर ये पूरा प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला है। ईरान की सड़कों पर अब महिलाएं ही देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हिजाब के खिलाफ ये प्रदर्शन जरूर है, लेकिन इस दौरान हिंसा की भी खबर वहां से सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो हिजाब के खिलाफ ईरान में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और हिजाब के खिलाफ जमकर उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से चोरी की सैकड़ों किताबें मिली। किताबों को यूनिवर्सिटी कैंपस में बने एक कमरे में छिपाया गया था, जिसकी दीवार को पुलिस ने हथौड़े से तोड़कर किताबों को बरामद किया। पुलिस के 2 जवान उस कमरे की दीवार को तोड़ते दिखे। हालांकि दीवार को तोड़ने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जवानों ने कुछ ही देर में दीवार को ढहा दिया, जिसके बाद उसके अंदर किताबें रखी मिली। गिनती अभी जारी है इसकी और बरामदगी भी जारी है। ये किताबें 2016 में मदरसा आलिया से चोरी हुई थी। 2019 में इसी मामले में केस दर्ज किया गया था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आजम खान के बेटे के करीबी माने जाने वाले अनवार और सालिम को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पूछताछ में किताबों के छुपाने वाली जगह का पता बताया।
यही नहीं, इन्हीं से पूछताछ के बाद पुलिस ने सफाई करने वाली एक महंगी मशीन भी यूनिवर्सिटी कैंपस से बरामद की थी, जो नगर निगम की बताई गई। और खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां पर लोगों ने बच्चा चोर समझकर 2 सरकारी अधिकारियों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। हजारीबाग की जिला नियोजन पदाधिकारी ज्योत्सना दास और उनके पति एनटीपीसी के त्रिवेणी सैनिक ऑफिस के बाहर अपनी कार में बैठे थे। इसी दौरान एक महिला इन लोगों पर बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए शोर मचाने लगी और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया। उनके साथ मारपीट की भी कोशिश की गई। इस दौरान महिला अधिकारी ने खुद को कार में बंद कर लिया और लोगों को समझाती रही, लेकिन बाहर खड़े लोग नहीं माने। काफी हंगामा मचने के बाद मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची और उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। और मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान फिर घिर गया है। मसूद अजहर को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान पर पलटवार किया। तालिबान अधिकारी मुबीन खान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर हमला करते हुए कहा कि क्या बिलावल भुट्टो भूगोल जानता है? क्या इस्लामाबाद पंजाब और कराची अफगानिस्तान का हिस्सा है? इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने मसूद अजहर को लेकर कहा था कि वो भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को कमजोर करने के लिए अफगानिस्तान में हैं। असल में मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। वो कंदहार विमान हाईजैक और पुलवामा हमले समेत भारत में हुई कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। इसी वजह से पाकिस्तान पर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भारी दबाव है। माना जा रहा है कि इसी से पल्ला झाड़ने के लिए उसने मसूद अजहर का ठिकाना पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान बता दिया। कुतुब मीनार के मालिकाना हक से जुड़ी याचिका कोर्ट ने ठुकरा दी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार के मालिकाना हक से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कुतुब मीनार पर अपना हक होने का दावा करते हुए ये याचिका दाखिल की थी। गुजरात के रहने वाले एक डॉक्टर ने दावा किया कि वो पिछले महीने फ्रांस की राजधानी पेरिस में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। तब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ नाम लेने पर उनका अस्पताल में न केवल तुरंत इलाज किया गया, बल्कि लाखों रुपए का बिल भी माफ हो गया। मेरी जान जो बची, सब पूरा परिवार उनके बहुत। महाराष्ट्र के बीड में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ के एक जवान की झील में डूबने से मौत हो गई। पंजाब के मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड में नए किरदार की एंट्री हो गई। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी लड़की ने उसे एक ऐसे लड़के के बारे में बताया है जिसे उसने कुछ वीडियो भेजे थे और उससे व्हाट्सएप पर चैट करती थी। यानी मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड में चौथा किरदार आ गया। इस केस के 3 आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड में हैं, जिनमें आरोपी लड़की समेत हिमाचल से पकड़े गए रंकज वर्मा और सनी मेहता शामिल हैं। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी लड़की ने पूछताछ में मोहित नाम के एक लड़के का भी जिक्र किया है, जिससे वो कभी मिली तो नहीं, लेकिन लगातार उससे चैट करती थी और उसने उसे कुछ वीडियो भेजे थे। यानी एमएमएस कांड में एक ऐसा भी शख्स है जिसका केवल नाम पता है। आरोपी लड़की उससे मिली तक नहीं है, लेकिन पुलिस को शक है कि केस के इस चौथे कैरेक्टर का लिंक हिमाचल से पकड़े गए दोनों आरोपियों से हो सकता है और इसीलिए वो इस एंगल की भी जांच कर रही है और आरोपी लड़की से चैट करने वाले उस शख्स को खोज रही है, क्योंकि खबर है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नई नई चैट सामने आ रही हैं, जिन्हें पढ़कर लगता है कि आरोपी लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था। सूत्र बता रहे हैं कि ये चैट आरोपी लड़की और रंकज वर्मा के बीच हुई थी, जिसमें रंकज लगातार लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था और उससे दूसरी लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें मांग रहा था। मतलब कहीं ना कहीं आरोपी लड़की पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी। हालांकि पुलिस अभी मामले की तह तक नहीं पहुंची है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नई नई और चौंकाने वाली बातें पता चल रही हैं। एक दिन पहले ही कुछ छात्राओं ने दावा किया था कि उन्हें कनाडा के नंबर से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। हेलो, क्या तेरी? जिसके बाद खबर आई कि पुलिस एमएमएस कांड के विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है, क्योंकि कुछ छात्राओं ने दावा किया कि उन्हें धमकी दी गई कि उनके आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। इस एमएमएस कांड के बाद छात्राओं में जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि शुरू में पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी लड़की ने केवल अपना वीडियो बनाया था, लेकिन कई छात्राओं का आरोप है कि इस मामले में 1-2 नहीं बल्कि 60 वीडियो बने, जिसके बाद मोहाली में प्रदर्शन भी हुआ था। यही नहीं, आरोपी लड़की और हिमाचल प्रदेश से 2 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिनसे एसआईटी की पूछताछ चल रही है।
एसआईटी की टीम खरड़ थाने में तीनों आरोपियों, जिसमें युवती जो छात्रा है और 2 ऐसे लड़के जिन्हें हिमाचल के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार करके लाया गया था, इन सभी से पूछताछ कर रही है। खबर है कि पुलिस की प्लानिंग कुछ लोकेशन पर छापेमारी की है और वो आरोपियों को शिमला में डिवाइस बरामद करने के लिए ले जा सकती है। इसके अलावा जो चैट सामने आई हैं, उनकी भी जांच चल रही है, क्योंकि इन चैट में एक छात्रा को धमकी दी गई कि वो जेल में बंद आरोपियों को बाहर निकाले, वरना उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। यानी पहले विदेश से धमकी मिलने का दावा और अब ये चैट, दोनों ने केस को सुलझाने के बजाय उलझा दिया है। ऊपर से मोहित नाम के एक नए किरदार की एंट्री, जिसका पुलिस को केवल नाम पता है, वो भी सही है या गलत ये साबित होना बाकी है। मतलब पुलिस के सामने एमएमएस कांड के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की चुनौती है। वो मोहित है या कोई और, पुलिस इसकी जांच कर रही है और एमएमएस कांड की सच्चाई सामने लाने में जुटी हुई है। उधर ब्राजील में एक इमारत का हिस्सा ढहने से 9 की मौत हो गई है। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, वहां पर एक राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था। का एक हिस्सा आकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में ब्राजील के 2 नेता समेत वहां मौजूद कुछ दूसरे लोग भी आ गए। इस हादसे के फौरन बाद वहां फायर विभाग के कर्मचारी और राहत बचाव की टीम पहुंच गई। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे में दोनों नेताओं को चोटें आईं, जिन्हें वहां के अस्पताल में ले जाया गया। सामने आई तस्वीरों में राहत बचाव का काम जारी दिखा। फायर विभाग के कर्मचारी इमारत के मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने में जुटे नजर आए। अयोध्या में मुठभेड़ के दौरान 10,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शिंदे गुट और उद्धव गुट के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया। भारत की तरफ से गुजराती फिल्म छेल्लो शो को ऑस्कर के लिए भेजा गया। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में ट्रक ने 5 लोगों को रौंदा है। सीमापुरी का ये इलाका बताया जा रहा है। सीमापुरी में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे लोगों को रौंद दिया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि एक के घायल होने की भी खबर है। 2 घायल हैं, आपको बता दें, 2 घायल हैं और 4 की मौत हो चुकी है। सड़क किनारे दरअसल ये सो रहे थे और तभी ट्रक चालक वहां आता है और अचानक से इनको रौंद कर चला जाता है, जिसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरीके से वहां पर इर्द गिर्द में जो सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायल बताए जा रहे हैं इस बड़े हादसे में। हालांकि पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तुरंत वो वहां पर पहुंची और अब जांच लगातार की जा रही है। ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में लगातार अब पुलिस लगी हुई है। तस्वीरें भी वहां से सामने आ गई हैं और इसी के आधार पर अब लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे पुलिस की ओर से किया जाएगा कि आखिर ये ट्रक चालक कौन था और क्यों आखिर उसने इन लोगों को रौंदा। क्या वो नशे की हालत में था या क्या लापरवाही उसकी ओर से बढ़ती गई या फिर जानबूझकर ये उसकी ओर से किया गया है। ट्रक चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है और तलाश उसकी लगातार जारी है। ऐसे में सीमापुरी दिल्ली का ये इलाका है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये सभी लोग सड़क किनारे पर सो रहे थे और तभी एक ट्रक आता है और इनको रौंदकर चला जाता है, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 2 लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं। 5 लोगों को ट्रक ने रौंदा है। आपको बता दें सीमापुरी इलाके में ट्रक ने रौंदा और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, और क्या कुछ जानकारी आ रही है सामने, क्योंकि कहा जा रहा है कि फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर है वो फरार है। बिल्कुल, देखिए रात तकरीबन 1:51 के आसपास की घटना है। तो ट्रक या कैंटर जो था वहां पर से मौके से निकला था, तेज रफ्तार थी, जिसके बाद वो अपना संतुलन खो बैठा और जो डिवाइडर पर लोग सोए हुए थे, कम से कम 6-7 लोग वहां पर सोए थे, जिसमें से 6 लोगों को ट्रक ने जो है रौंद डाला और 4 लोगों की मौके से भी मौत हो गई थी। इस मामले में जो लोग थे वो डिवाइडर पर सोए थे और उसमें से 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ये अस्पताल में उन्हें ले जाया गया है। वहीं पुलिस ने आसपास से कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और जो लोग रात को उस वक्त मौके के आसपास थे, पूछा जा रहा है कि क्या वो लोगों के किसी ने इस ट्रक को देखा है, क्या कोई जानकारी दे सकते हैं कि किस तरफ को ये गया है, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है जहां से गाजियाबाद की तरफ, लोनी की तरफ वो मूव कर सकता है। तो पुलिस की टीमें जो है हर जगह पर खंगाली, लेकिन एक बड़ा हादसा है क्योंकि तेज रफ्तार का कहर राजधानी दिल्ली में अक्सर रात को देखने को मिलता है, जिसकी बानगी यहाँ पर देखने को मिली है। जो 4 लोगों की मौत हुई है
इनमें से एक करीम है, एक का नाम छोटे है और एक का नाम शाह आलम और राहुल है। ये सभी फुटपाथ पर सोए थे अपने साथियों के साथ और ये पता लगाया जा रहा है। जी दीपक, यानी लगातार जांच अब यहाँ पर पुलिस कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी हैं उनको भी खंगालने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की ओर से हो रही है और आखिर ये फरार चालक है कहाँ, उसकी खोजबीन यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और उधर दिल्ली के करोल बाग से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर स्कूटर सवार आरोपी ने एक आदमी की सोने की चेन छीनकर भाग निकला, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि पुलिस ने बाद में उसे पकड़ लिया और बताया गया कि उस पर पहले से लूटपाट के 15 मामले दर्ज हैं। और यही वजह रही कि आरोपी ने इस बार कार में बैठ रहे एक आदमी को अपना निशाना बनाया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें दिखा कि आरोपी स्कूटर पर सवार होकर वहां पहुंचा और कार में बैठ रहे शख्स के गले में पड़ी चेन पर झपट्टा मारा और वहां से भाग खड़ा हुआ। हालांकि पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे धर दबोचा। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि वो चोरी की गाड़ियों और 2 व्हीलर से वारदात को अंजाम देता आया है ताकि वो अपनी दोस्त को खुश रख सके और अच्छी जिंदगी बिता सके। केंद्र सरकार के खिलाफ जेडीयू विरोध प्रदर्शन करेगी। जेडीयू ने महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का ऐलान किया। इसके तहत पार्टी 27 सितंबर को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। हर प्रखंड में हम महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने लालबाग के राजा गणपति समिति पर 3.5 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया। बीएमसी ने गणपति उत्सव के दौरान वहां सड़क और फुटपाथ पर खोदे गए गड्ढों की वजह से ये कार्रवाई की। और इधर झारखंड के बोकारो से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी और आरोप है कि आरोपी एक मकान में घुसा और वहां से फोन चुराकर भागने लगे, जिसे इलाके के लोगों ने पकड़ लिया और आरोपी की जमकर पिटाई की। आरोपी की पैंट से लोगों को फोन मिला, जिससे गुस्साई भीड़ ने उसे जमकर मारा। लोगों के सामने आरोपी उसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं होता दिखाई दिया। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और आरोपी को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। पकड़ा हुआ था और चोर को गाड़ी में बैठा के थाना लेके आए। बताया गया कि आरोपी ने इस वारदात को अंजाम तब दिया जब घर में कोई नहीं था, लेकिन जब चोर घर से बाहर निकला तो मकान मालिक की नजर उस पर पड़ गई और आरोपी पकड़ा गया।